Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very important current affairs from the Hindu newspaper. आइए शुरू करते हैं डिस्कशन. द वेरी फर्स्ट आर्टिकल हियर इज रिलेटेड टू दी सेंसस, दैट इज काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन. तो डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल को. एज यू ऑल नो 2021 में जो सेंसस होना था, कंडक्ट करवाना था, वो कोविड की सिचुएशन की वजह से, पैंडेमिक की वजह से कंडक्ट नहीं हो पाया था, क्योंकि इसमें क्वारंटीन जैसी जो कंडीशंस है वो लागू हो गई थी. एंड दी जो एन्यूमरेटर्स हैं, जो काउंटर्स हैं, वो घर घर जाके पॉपुलेशन के लिए डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते थे. सो दैट इज वाई इट वॉज डिलेड. एंड अब ये गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है कि जो 2027 है तब तक ये जो पॉपुलेशन है या जो पॉपुलेशन काउंट है या जो सेंसस है वो हम कंडक्ट करा चुके होंगे. तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. लगभग इसमें बोला जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें 11 मंथ्स जितना समय जरूर लगता है, फिर उसकी कंपाइलेशन होती है. ये 2 फेजेस में यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा. एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि ये पहला ऐसा डिजिटल सेंसस कंडक्ट कराया जाएगा इंडिया में. तो फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन इंडिया दैट विल बी कंडक्टेड इन द नेक्स्ट ईयर एंड दैट विल प्रोवाइड डेटा इन द 2027 बाय मार्च, राइट. तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये कंडक्ट क्यों कराया जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, वो आइए डिस्कस करते हैं. सबसे पहले जो सेंसस कंडक्ट कराया गया था दैट वाज इन द 1881 बाय WC प्लॉडन, राइट. लेकिन उससे पहले भी 10 साल पहले भी एक और सेंसस कंडक्ट कराया था, लेकिन हम उसको नॉन सिंक्रोनस सेंसस बोलते हैं. दैट वाज बाय लॉर्ड मेयो. लेकिन जो फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस है दैट वाज कंडक्टेड इन 1881 एंड उसके बाद से लगभग हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट कराया जाता रहा है. आफ्टर इंडिपेंडेंस सेंसस एक्ट 1948 पास की गई एंड इसको सेंसस को एक स्टैट्यूट बना दिया गया. एक स्टैट्यूटरी लॉ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अब ये कानून बन चुका है कि सेंसस कंडक्ट कराना है. हालांकि जो ये जो स्टैट्यूट है, जो ये सेंसस एक्ट है आपकी 1948, इसके अकॉर्डिंग हर 10 साल में कराना है, ये कंपलसरी नहीं है. लेकिन यस, ये ज़रूर है कि सेंसस करवाया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू दी सेंसस. एंड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका मेंशन हमें आर्टिकल नंबर 246 में देखने को मिलता है. एंड ऑल्सो वी कैन सी दैट जो सेंसस है वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आता है अकॉर्डिंग टू दी 7th शेड्यूल लिस्ट. यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग 69th जो आइटम नंबर है दैट इज दी सेंसस. ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो एस्पेक्ट थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया. इसके और क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं अब की बार, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही जो लोकसभा की सीट्स हैं वो अभी तक उन्हीं 1971 की जो सेंसस है उसी के बेस्ड पर अब सीट्स के इनमरेशन होती है, सीट्स के नंबर दिए जाते हैं, या हम बोले सिंपली जो डिलिमिटेशन है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वो करी जाती है. एंड उसको फ्रीज कर दिया गया था 2026 तक कि 2026 तक चाहे पॉपुलेशन बढ़े चाहे घटे, जो 1971 का सेंसस है वही यहाँ पर क्या रहेगा, हमारे लिए बेस रहेगा. उसी के अकॉर्डिंग जो सीट्स है वो एलोकेटेड होंगी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में. लेकिन अब 2026 भी आ गया है, तो 2026 में अब ये जो सीट्स हैं इनके रिविजन होगा, इनको अब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली रीराइट करना पड़ेगा. एंड दैट इज वाई सेंसस अब कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ताकि जो सीट्स हैं लोकसभा की उनकी जो डिमार्केशन है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो डिमार्केशन है, डिलिमिटेशन है, वो दोबारा से यहाँ पर करी जा सके. एंड उसी के अकॉर्डिंग जो रिप्रेजेंटेशन है लोगों का लोकसभा में, पीपल का रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज वी कॉल इट एज लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, वहाँ पर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो सके. बिकॉज क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन जो सीट्स हैं, जो रिप्रेजेंटेशन है वो अभी तक बहुत कम है. तो अब हमें देखने को मिलेगा कि सीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं. लेकिन जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन पॉलिसी को बहुत अच्छे से लागू किया है, जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है, वो इस डिमार्केशन के, डिलिमिटेशन के अब अगेंस्ट जाने वाले हैं. पहले भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया है. दे वांट कि एक बेस यहाँ पर बनाया जाना चाहिए कि चाहे किसी स्टेट ने पॉपुलेशन बढ़ाई है या घटाई है, उनको एक बेसिक यहाँ पर इतनी नंबर ऑफ सीट्स तो एलोकेटेड होंगी ही होंगी. ऐसा ना हो, क्योंकि उनको ये डर है कि ऐसा ना हो कि हमने ग्रोथ के केस में या पॉपुलेशन कंट्रोल के केस में हमने अपना नुकसान करा लिया हो, कि भाई हमारी जो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें सीट पॉपुलेशन कम है तो उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन भी हमें कम मिले. एंड इसकी वजह से जो कानून हमारी स्टेट के लिए बनाए जा सकते हैं, जो बिल पास करवाए जा सकते हैं, उसमें हम लेसर हैंड पे रहें, अपर हैंड पे ना रहें. सो दैट इज वाई अब यहाँ पर ये केस भी देखने को मिलेगा इन द नियर फ्यूचर. यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे रिगार्डिंग दी सेंसस, कि कैसे साउथ इंडिया
इंडियन स्टेट्स अब इसमें प्रोटेस्ट करेंगी कि हमें एक बेसिक जो सीट्स का नंबर है वो एलोकेट किया जाना चाहिए, एक स्टैंडर्ड रखा जाना चाहिए कि इसके ऊपर चाहे आपकी पॉपुलेशन कितनी ही हो आपको सीट्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि फिर अगर ऐसे पॉपुलेशन के बेस पर सीट्स बांटी जाएंगी तो सबसे ज़्यादा स्टेट्स तो बीमारू स्टेट्स जिनको बोला जाता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहीं पर है, तो सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं लोकसभा में वो यहीं से अब जाती हुई हमें दिखेंगी इन दी नेक्स्ट सेंसस, राइट। तो जब हम सेंसस की बात करते हैं ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। एक सेंसस ऑर्गेनाइजेशन भी एडहॉक बेसिस पे बनाई गई थी 1951 के आसपास। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी सेंसस। एक और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, 1931 में लास्ट एक कास्ट सेंसस हुआ था एंड 2011 में एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था। उसको हम प्रॉपर सेंसस नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सेंसस का एक टूल है, उसमें प्रॉपर काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन नहीं हुई थी। लास्ट हुई थी 1931 में, उसके बाद जो कैटेगरीज बांटी गई थी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरीज बांटी गई थी। नाउ अब 2011 में भी कोशिश करी गई थी कि एक कास्ट का सेंसस हो, लेकिन इट वाज नॉट मैंडेटरी, ये एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में नहीं हुआ था। लेकिन अब जो 2026 में सेंसस होने जा रहा है, जिसका डेटा 2027 में अपलोड होने वाला है, अपडेट होने वाला है, उसमें अब कास्ट सेंसस सेकेंड फेज में मैंडेटरी है। यहां पर अब ऑप्शन दिया जाएगा अबाउट द कास्ट, प्रॉपर जो कास्ट इनमरेशन है वो यहां पर करी जाएगी। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, बिकॉज वी नो दैट जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैं जो अभी इंडिपेंडेंस के बाद से चलते आ रहे हैं, उनका जो रियल बेनिफिट है वो लोअर कास्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है। लोअर कास्ट में भी, शेड्यूल कास्ट में भी अब बहुत सारी सब कास्ट हैं, कुछ कास्ट ऐसी हैं जिन्होंने वो बेनिफिट्स ले लिया है एंड नाउ दे हैव डेवलप्ड मोर देन दी अदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। तो अब यहाँ पर सब क्लासिफिकेशन आसान हो, जो बेनिफिट्स हैं रिजर्वेशन के या पॉलिसीज के या प्रोग्राम्स के, वो बिल्कुल निचले स्तर तक भी पहुँच पाए। दैट इज़ वाई कास्ट के बारे में जानना अब इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो प्रॉपरली फॉर्मुलेट की जा सके, उनके बिल्कुल डायरेक्ट बेनिफिट उनके पास पहुँच सके, इस तरीके से ये करने के लिए हमारे लिए एक बेसिक डेटा होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ कास्ट डेटा। इससे पहले जो 2011 में कास्ट डेटा कलेक्ट किया था उसमें तो 4 लाख कास्ट निकल के आई थी, क्योंकि क्या है इसमें अब ये मैंडेटरी नहीं था, सिंक्रोनस नहीं था। सो दैट इज वाई जो लोग थे उन्होंने अपने सरनेम्स को भी कास्ट में बदल के ऐसे ही डेटा अपडेट करा दिया। अब आप मानोगे कि 1931 में जो डेटा आया था उसमें लगभग 4000 कास्ट थी एंड 2011 में ऐसा क्या हुआ कि 4 लाख हो गई है। सो दैट इज वाई एक बहुत ज्यादा वाइड गैप इसमें देखने को मिलता है, प्रॉपर कलेक्शन, प्रॉपर बेनिफिट्स इसमें नहीं देखने को मिलते। So that is why now we are going to conduct a caste census as well. So this was about this article. Let us discuss some more important parts here. ओके सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कास्ट अब सेंसस करवाया जाएगा। 16 ईयर का गैप आ गया है, पहले तो 10 साल का ये एक नॉर्म रही है, हर 10 साल में कराते हैं। हालांकि इसके ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्टैट्यूट में मैंडेटरी नहीं है। सो दैट इज वाई इट वाज द गवर्नमेंट वाज एबल टू डिले इट सो लॉन्ग, क्योंकि 2021 में 2022 के बाद जो सिचुएशंस है, कोविड-19 के बाद की जो सिचुएशंस हैं वो दे वर क्वाइट नॉर्मल एट दैट टाइम। उस टाइम भी करा सकते थे बट दे डिड नॉट कंडक्ट दैट सेंसस। और जो इसके एप्रीहेंशन है, जो इसके रीजंस माने जा रहे हैं वो यही हैं 2024 के इलेक्शंस, क्योंकि वहां पर अगर वो 2022-23 में सेंसस कंडक्ट कराते तो उसकी वजह से उनको डिमार्केशन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती थी एंड दैट इज वाई अब 2026 में जो फाइनली जो फ्रीज किया गया था 1971 के सेंसस का डेटा, अब उसको लोकसभा इलेक्शंस के लिए अब उसको चेंज किया जाएगा। तो ये फर्स्ट ऐसा डिजिटल सेंसस होगा इंडिपेंडेंट इंडिया का एंड कास्ट की भी इन्यूमरेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, राइट। तो जो डेट आएगी यहाँ पर ये बोली जा रही है कि 12 AM मार्च 1, 2027 एंड जो स्नो कवर्ड जो स्टेट्स होती हैं, हिमाचल की, उत्तराखंड की, जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की, तो उनमें जो डेट डाली जाएगी वो अक्टूबर की डाली जाएगी। साथ में यहाँ पर बोला जा रहा है नोटिफिकेशन ऑफ सेंटर्स इंटेंशन, ये नोटिफिकेशन अब पब्लिश की जा चुकी है, सॉरी जून 16 को शायद से ये पब्लिश करी जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द सेंसस एक्ट 1948। तो आपसे कोई पूछे कि क्या कोई कानून भी है सेंसस के लिए, डेफिनेटली सेंसस एक्ट 1948 यहाँ पर प्रेजेंट है एंड कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है दैट इज फ्रॉम द 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कि द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026 कैन बी यूज्ड एज द बेसिस टू रीड्रॉ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब यहाँ पर ये फ्रीज करी हुई थी एंड इसके बाद अब हमें क्या है, डिमार्केशन जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की लिमिटेशन, डिलिमिटेशन है, वो दोबारा से अब रीड्रॉ होती हुई देखने को मिलेंगी। ये 2 फेज का प्रोसेस होने वाला है। जब
ये सेंसस कंडक्ट होगा उसमें बार बार फिर ये आर्टिकल डिस्कस होगा। अभी जो ये सेंसस कंडक्ट होने वाला है उसके बारे में जानने से बेटर हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है। सो वी हैव डिस्कस दिस आर्टिकल इन सो मच ऑफ डिटेल। तो यहाँ पर ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको एक बार पढ़िएगा एंड जो इसकी हिस्ट्री है वो इसमें जानिएगा, अपने जो पॉइंट्स है वो अपडेट कीजिएगा, पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑल्सो, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑल्सो। एंड 2011 का जो सेंसस है उसमें जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था, रिमेंबर दैट वाज नॉट कंसिडर्ड अ प्रॉपर फॉर्मल सेंसस ऑफ द कास्ट, दैट वाज जस्ट अ सर्वे। उसको हम सेंसस नहीं बोलेंगे, उसको सिर्फ हम एक सर्वे बोलेंगे, एक टूल बोलेंगे जो सेंसस के अंडर आता है। इसकी वजह से वहां पर जो डेटा कलेक्शन है वो फॉर्मलाइज, वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं था एंड दैट इज व्हाई नाउ प्रॉपर कास्ट सेंसस विल बी कंडक्टेड, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ। Okay, just a second. Yes, this article is also important. You can consider this article as an example for the GS3 answers, या फिर अगर आप पोल्यूशन के केस में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप साइट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दैट कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM, ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी कमीशन है जो बनाई गई थी 2021 में टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट फॉर कंट्रोलिंग द पोल्यूशन इन दी NCR रीजन, स्पेशली NCR रीजन के लिए बनाई गई थी। तो अब यहाँ पर इस कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी करी है कि 1 जनवरी 2026 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर 2026 के बाद कोई भी यहाँ पर पेट्रोल या डीजल के व्हीकल्स यूज नहीं किए जाएंगे इन दी ई-कॉमर्स डिलीवरी। ये दोबारा से मैं आपको बोल रही हूँ, जो हमारी ये ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं, इनकी डिलीवरी के लिए अब कोई भी ऐसा व्हीकल यूज़ नहीं किया जाएगा जो डीजल पे रन करता हो या पेट्रोल पर रन करता हो। इसका मतलब कि कौन से फ्यूल्स को यूज़ कर पाएंगे ऐसे डिलीवरी व्हीकल्स, दे कैन ओनली यूज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड दे कैन ओनली यूज़ CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसकी वजह से क्या होगा, दे वॉन्ट टू कंट्रोल दी पोल्यूशन, दे वॉन्ट टू कंट्रोल जो भी यहाँ पर इंट्रा सिटी एंड इंटरसिटी व्हीकुलर मूवमेंट है, बिकॉज जो व्हीकुलर एमिशंस हैं दे आर अ मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन NCR रीजन। तो वहाँ पर ये अब कंट्रोल करने के लिए, उस पोल्यूशन को कम करने के लिए एक मेजर स्टेप उठाया जा रहा है। सो यहाँ पर बताया गया है आपको, दिस मैंडेट अप्लाइज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ 4 व्हीलर्स, चाहे 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, ओनली इलेक्ट्रिक। 2026 से ओनली इलेक्ट्रिक और CNG व्हीकल्स विल बी अलाउड टू बी न्यूली इंडक्टेड इनटू द कमर्शियल डिलीवरी एंड मोबिलिटी फ्लीट्स। कमर्शियल जो डिलीवरी होने वाले हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ अब हम जो न्यूली इंडक्ट करने वाले हैं उसमें अब कोई भी नया रजिस्ट्रेशन व्हीकल जो है वो क्या नहीं होगा, वो डीजल और पेट्रोल पर रन नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट स्टेप है बाय CAQM। हमने CAQM के बारे में भी जान लिया है। ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन है, 2021 में एक स्टैट्यूट के थ्रू बनाई गई थी, स्पेशली NCR रीजन के जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पर लेती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज रिलेटेड टू दी सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स के बारे में अगर हम जानना चाहें तो सीनियर सिटीजन्स की जो एज है, मिनिमम एज जो मानी जाती है 60 एंड अबव, राइट। तो सीनियर सिटीजन्स कौन होते हैं, जो लोग हैं जिनकी एज 60 एंड अबव होती है उनको हम सीनियर सिटीजन्स बोलते हैं। तो गवर्नमेंट अब उनके लिए नई पॉलिसी बनाने वाली है। यहाँ पर कुछ इस आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे जो सीनियर सिटीजन्स की पॉपुलेशन है इंडिया में बढ़ने वाली है। दैट इज गोइंग टू बी, इट इज रिटन समवेयर हियर, 2047 तक 2047 तक समवेयर 20% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज गोइंग टू बी सीनियर सिटीजन्स। तो उनके लिए अब जो पॉपुलेशन, अभी तक हम बोल रहे थे यंग इंडिया यंग इंडिया यंग कंट्री है, तो 20-30 सालों के बाद जो मेजर पॉपुलेशन जो अब यंग है वो सीनियर सिटीजन में जाने वाली है। सो दैट इज वाई एक सीनियर सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसी यहाँ पर लाने की खासा जरूरत महसूस हो रही है। तो दैट इज वाई लेट अस डिस्कस दिस। इस आर्टिकल में यहाँ पर बताया गया है कि कोई पॉलिसी लाई जाएगी ताकि उनकी जो अपलिफ्टमेंट है, जो इंफॉर्मेशन गैप है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, डिजिटल इंक्लूजन है, उनकी केयर है, निग्लेक्टेड ना फील हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाएगी सीनियर सिटीजन्स के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल भी उनको हेल्प दी जाए, उनके लिए केयर असिस्टेड डिवाइसेस सबका ध्यान रखते हुए एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाएगी। लेकिन अभी क्या कोई भी ऐसी पॉलिसी हमारे पास अवेलेबल नहीं है? यस, डेफिनेटली अवेलेबल है। यहाँ पर आपको कोई नाम, कुछ नाम दिए गए हैं स्कीम्स के, दैट इज राष्ट्रीय व्योश्री योजना। राष्ट्रीय व्योश्री, जहां पर भी आपको ये वर्ड दिखे व्यो, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना
रखना है, दिस इज फॉर दी वृद्ध, दैट इज फॉर दी सीनियर सिटीजन्स, राइट। तो इस स्कीम के बारे में अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब जो जितना भी फंड इसमें यूज होगा दैट विल बी गिवन बाय द सेंटर, दैट विल बी गिवन बाय द सेंट्रल फंड, राइट। 2017 में ये चालू करी गई थी, ये शुरू करी गई थी, एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है एलिम्को। ये क्या है? एलिम्को दैट इज अ पीएसयू जो असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस बनाती है। पीएसयू है गवर्नमेंट एक एजेंसी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, राइट। अब इसका काम क्या है, स्कीम में क्या टारगेट करने वाले हैं? ऐसे सीनियर सिटीजन्स जो कि बिलोंग करते हैं बीपीएल कैटेगरी में, वैसे सिटीजन्स को अगर एज रिलेटेड कोई भी बीमारी है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, वहां पर जैसे भी जो भी डिवाइसेस से हेल्प करी जाएगी वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, राइट। जैसे कि कौन से असिस्टेड डिवाइसेस होते हैं, जैसे हियरिंग एड्स हैं, डेंचर्स हैं, स्पेक्टिकल्स हैं, वॉकर्स हैं, स्टिक्स हैं, ऐसे तरीके के जो भी असिस्टेड डिवाइसेस होते हैं, राइट। एल्बो जो स्ट्रेचर्स होते हैं, कोई भी ऐसा असिस्टेड डिवाइसेस है जो एज रिलेटेड डिजीज को ट्रीट कर सकता है, वो बीपीएल सीनियर सिटीजन्स को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ इस स्कीम के तहत दिया जाएगा। एंड दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और जो फंड आएगा वो कहाँ से आएगा? सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड से ये जो बेनिफिट्स है ये दिए जाएंगे। क्लियर है? सेकेंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स में यहाँ पर जो फंड है, ग्रांट्स दी जाएंगी। ग्रांट्स किसको दी जाएंगी? ऐसे इंस्टीट्यूशंस को दी जाएंगी जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई केयर होम चला रहे हैं, कोई होम चला रहे हैं, हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, स्पेसिफिकली टारगेटिंग सीनियर सिटीजन्स। ऐसे इंस्टीट्यूशंस को क्या दिया जाएगा? ग्रांट दी जाएगी सेंटर की तरफ से, एंड दिस इज ऑल्सो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, राइट। कैसे इंस्टीट्यूशंस की मैं बात कर रही हूँ? इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी आता है, इसमें एनजीओज भी आते हैं, इसमें रीजनल इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, लोकल बॉडीज भी आती हैं, कोई भी ऐसा रजिस्टर्ड सोसाइटीज आती हैं, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसी सोसाइटी, कोई भी ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज जो सीनियर सिटीजन्स के लिए केयर होम बनाने, सीनियर सिटीजन केयर होम बना रहे हैं, सीनियर सिटीजन केयर हॉस्पिटल बना रहे हैं, उनके लिए कोई भी डेवलपमेंट का प्रोसेस यहाँ पर ला रहे हैं, तो उसमें अब जो फंड्स हैं, ग्रांट्स हैं, जो हेल्प है वो सरकार कहाँ से, किस प्रोग्राम के तहत देगी? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स। देन नेक्स्ट इज सीनियर सिटीजन पोर्टल। तो ये जो पोर्टल है ये कॉम्प्रिहेंसिव एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि जो डिजिटल गैप है या इंफॉर्मेशन गैप है वो यहाँ पर रिड्यूस करा जा सके। जो भी सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ बेनिफिट्स है, सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, वो उनको एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल सके कि वो कौन कौन से वेलफेयर फंड के या कौन कौन से एलिजिबल क्राइटेरिया में वो फॉल करते हैं, एंड वहाँ से वो बेनिफिट कैसे डायरेक्टली गवर्नमेंट से ले सकते हैं। तो ऐसी कई सारी स्कीम्स अभी भी यहाँ सरकार चला रही है, लेकिन फाइनली इन सबको क्लब करके, सबको यहाँ पर कंपाइल करके एक अम्ब्रेला पॉलिसी यहाँ पर बनाई जाएगी जो स्पेशली टारगेट करेगी सीनियर सिटीजन्स को। ठीक है जी, आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यहां पर भी एक आर्टिकल है, इसको बस एक बार आप नजर लगा लेना। इस आर्टिकल में क्या बात करी गई है? दिस इज एन इंस्टीट्यूशन दैट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। उसमें अब यहाँ पर 2025 से 2028 की जो टर्म है, 3 सालों की जो टर्म है, वो कौन, उसका प्रेसिडेंट कौन बना है? इंडिया अब उसका प्रेसिडेंट बन गया है। आइए इस क्या बारे में जानने के लिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो इंडिया हैज बीन अ मेंबर सिंस 1998 एंड रिप्रेजेंटेड बाय द DARPG, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। इसमें और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, जैसे हम यहाँ पर देखें जापान, चाइना, जर्मनी, इटली, कोरिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड एंड एटसेट्रा, बहुत सारे यहाँ पर मेंबर्स हैं। उसमें से अब जो इलेक्शन के लिए जिन्होंने अपना आगे नॉमिनेशन दिया था, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 4 नेशंस, जैसे कि इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रिया है एंड बहरेन है। दे वॉन्टेड टू बी द प्रेजिडेंट, बट यहाँ पर अब जो इलेक्शन है वो हुआ है एंड इंडिया एंड ऑस्ट्रिया वहाँ पर आगे थे, एंड फाइनली इंडिया को अब यहाँ पे प्रेजिडेंट चुन लिया गया है। सो दिस इज
वन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हियर, ये आपके दूसरे स्टेट सर्विसेज या दूसरे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूज हो सकता है, एंड समवेयर इन यूपीएससी ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, राइट। तो आइए चलते हैं मेन आर्टिकल की तरफ। आज जैसे एवरीवन नोज कि आज क्या है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, जून 5। सो यहाँ पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, इज द एनवायरमेंटल क्राइसिस इन इंडिया एग्जाजर्बेटेड, क्या यहाँ पर जो एनवायरमेंटल क्राइसिस है इंडिया में वो बढ़ रहा है क्या, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें पता होना चाहिए इस आर्टिकल की जो एक एक लाइन है, एक एक पैराग्राफ है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यू कैन डायरेक्टली टेक सम की पॉइंट्स फ्रॉम हियर डायरेक्टली, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर आंसर राइटिंग अ लॉट। इस तरीके के आर्टिकल्स जो होल कवरेज देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहां पर अभी क्या बोला जा रहा है, व्हाट आर द मेन एनवायरमेंटल क्राइसिस फॉर इंडिया। तो वर्ल्ड इज ग्रैपलिंग विद 3 डीपली इंटरट्वाइंड प्लैनेटरी क्राइसिस। यहां पर 3 इंपॉर्टेंट जो क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है कार्बन, कार्बन एमिशंस बढ़ते हुए जा रहे हैं। दूसरा है बायोडाइवर्सिटी लॉस, कार्बन एमिशंस बढ़ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, और पॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा हमें यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। पिछले 10 सालों में यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत सारे अवेयरनेस, इंटरनेशनल एफर्ट्स लगाने के बावजूद ये तीनों चीजें और ज्यादा डिवास्टेटिंग कंडीशन में जा रही हैं। पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, कार्बन एमिशंस बढ़ते जा रहे हैं, एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होता जा रहा है। सो दैट इज वाई 2015 से 2024 का अगर हम डेटा देखें, ग्लोबल CO2 का जो कंसेंट्रेशन है वो देखें कितना बढ़ा है, 37.4 बिलियन मेट्रिक टन बढ़ गया है। पहले 34.1 बिलियन मेट्रिक टन था। तो ओवरऑल अगर हम देखें 10% इंक्रीज देखने को मिल रहा है हमें। इंडियाज एमिशन भी यहां पर सर्च करें हैं, 2.33 बिलियन से 3.12 बिलियन मेट्रिक टन हम चले गए हैं, क्योंकि हमारी जो पावर जनरेशन की जो मेन एस्पेक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वी आर डिपेंडिंग ऑन दी कोल एंड ऑयल पे, फॉसल फ्यूल बर्निंग पे हम ज्यादातर डिपेंडेंट हैं। दूसरा, अगर बायोडाइवर्सिटी के केस में देखें तो मास एक्सटिंक्शंस एंड इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसी कुछ की स्पीशीज यहां पर उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होती हुई जा रही है, एंड हर जगह, हर कॉन्टिनेंट में कोई ना कोई ऐसी स्पीशीज है जिसको टाइमली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, या एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड लाइफ डिक्लेयर किया जा रहा है। जू में कैप्टिविटी में प्रेजेंट होंगे बेशक, लेकिन वाइल्ड में अब वो नहीं पाए जाते नेचुरली। सो दैट इज व्हाई इंडिया विद इट्स मेगा, इंडिया में तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, चाहे वो स्पीशीज की हो चाहे वो कल्चर की हो। तो यहां पर मेगा डाइवर्स इकोसिस्टम फेसेस ग्रोइंग थ्रेट्स। क्यों बढ़ रही है ये जो डाइवर्सिटी लॉस है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं। इन द नेम ऑफ अनप्लान्ड अर्बन प्लानिंग हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, जो हैबिटेट लॉस हो रहा है वाइल्ड लाइफ स्पीशीज का, उसकी वजह से वो क्या हो रहे हैं, वो इंडेंजर्ड से वल्नरेबल से क्रिटिकली वल्नरेबल से endangered से क्रिटिकली endangered, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो डिफोरेस्टेशन है, वेटलैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, मोनोकल्चर एग्रीकल्चर, एक ही तरीके की क्रॉप उगाए जा रहे हैं। क्यों उगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो एग्री बिजनेसेस हैं उनको फायदा हो रहा है, जो MSP है वो उन पे सबसे ज्यादा उन पे मिल रहा है, या फूड बास्केट में सबसे ज्यादा बिकने के चांसेस किसके, कौन सी क्रॉप के हैं, इस क्रॉप के हैं, मतलब जो राइस है, मेज है, वीट है, यही मोनोकल्चरली ग्रो करते जा रहे हैं जिससे ज्यादा बेनिफिट हो। देन एयर पोल्यूशन में तो ऑब्वियसली यू नो दैट दिल्ली तो वर्ल्ड की टॉप लिस्ट में आता है। इंडिया हैज बीन कॉन्टिन्यूसली टॉपिंग, कहीं और किसी चीज में टॉप पर आए ना आए, पॉपुलेशन में एंड पॉल्यूशन में इंडिया इज एट द टॉप, राइट। तो व्हाट आर द रूट कॉजेज, कॉजेज क्या हैं इसके, यहाँ पर बहुत सारे कॉजेज बताए जा रहे हैं। सबसे पहला कॉज इंडिया में खासकर क्या है, फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी है, बिकॉज वी आर मोर देन इनफ, हम डिपेंड किसके से, मोर देन रिक्वायर्ड हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। आज भी इंडिया की 70% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कहाँ से होती है, कोल थर्मल पावर प्लांट से होती है, राइट। वी आर डेवलपिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, वी आर डेवलपिंग द न्यूक्लियर सिविल facilities of the nuclear पावर प्रोग्राम हम चला रहे हैं, बट स्टिल हमारी जो मेन जो सोलर एनर्जी में भी हम बहुत ज़्यादा सोलर पैनल्स, कल भी हमने बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक सेल्स के बारे में डिस्कस किया, बट स्टिल 70% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो कहाँ से हो रही है, किस सोर्स से हो रही है, कोल से हो रही है। एंड उसके वजह से क्या है, डेफिनेटली जो फ्लू गैस है वो जनरेट होती है, वो रिलीज होती है, जिसमें SO2 है, NO2 है, एंड पार्टिकुलेट मैटर्स हैं। इसकी वजह से जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है डेफिनेटली, राइट। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन,
गैस कंजम्पशन, ये सब क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर बताया गया 70% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है आज भी थर्मल कोल पावर प्लांट से हो रहा है। एंड डिफोरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंज भी इंडिया में हुआ है। फॉरेस्ट क्लियरेंसेस किस किस के लिए, डेवलपमेंट भी करना है बिकॉज वी आर डेवलपिंग कंट्री, तो हमें डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए हमने अपना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ रहा है, डिफोरेस्टेशन करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें माइनिंग करनी है, रोड्स बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं, है ना। ये जो साथ साथ स्पेशली अगर हम बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स की बात करें, वेस्टर्न घाट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया है जहां पर बायोडाइवर्सिटी फुलफिल्ड, बिल्कुल भर भर के बायोडाइवर्सिटी है, वहां पर भी अब क्या डेवलपमेंट के नाम पे क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है। अनप्लान्ड डिफोरेस्टेशन है, अनप्लान्ड अर्बन प्लानिंग देखने को मिल रही है। देन थर्ड इसमें है एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि जो एग्री बिजनेसेस हैं या एमएसपी या फिर प्रॉफिट ओरिएंटेड जो भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मोनोकल्चरली वो क्रॉप उगाए जा रहे हैं या उगवा रहे हैं फार्मर्स से। इसकी वजह से क्या है, हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय होती हैं, वाटर बॉडीज में पोल्यूशन बढ़ता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। अब देखो जो न्यूट्रिएंट है, नेचुरली जो सॉइल रिच होती है न्यूट्रिएंट्स में, अगर आप मोनोकल्चरली एक ही क्रॉप उगाते जाएंगे तो जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो डिक्रीज होगी बिकॉज उसको सांस लेने का समय ही नहीं है, उसको अपने न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश करने का टाइम ही नहीं दे रहे हैं, तो फर्टिलिटी क्या जा रही है, डिक्रीज होती हुई जा रही है। अब फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई है, इट्स ओके बिकॉज अब हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स है, तो अब हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, उसके वजह से जब वो रन ऑफ जाता है तो वो किस में जाके मिलता है, वो रिवर्स में जाके मिलता है, सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। सो इस सब की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो इन एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन हो रहा है, दूसरी तरीके की क्रॉप्स नहीं उगाई जा रही हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं उगाई जा रही हैं, तो इसकी वजह से क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी नीचे जा रही है और वाटर बॉडीज फुल भरी हुई हैं नाइट्रेट से, पेस्टिसाइड से, प्लास्टिक से। देन वेस्ट मिसमैनेजमेंट भी अनचेक्ड है, जो वेस्ट मैनेजमेंट, जो वेस्ट होना चाहिए, लैंडफिल्स कहीं पर भी बन रहे हैं उनमें कोई रेगुलेशन नहीं है, राइट, उनको बर्न किया जा रहा है। लगभग 10%, हम बोले 10% ही जो ऐसा वेस्ट है, जो सॉलिड वेस्ट है, वो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैनेज हो रहा है, रिसाइकिल हो रहा है, बाकी सब क्या हो रहा है, ऐसे ही जनरेट हो रहा है। इंडिया जनरेट 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट एनुअली, या यहाँ पर 20% बोला हुआ है, 20% इज साइंटिफिकली प्रोसेस्ड, 20% ही हम साइंटिफिकली प्रोसेस कर पा रहे हैं, अदरवाइज वो कहाँ पे जा रहा है, लैंडफिल्स में जा रहा है, अनट्रीटेड सीवेज में जा रहा है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस वहां पर जा रहे हैं, वाटर बॉडीज में, तो इससे क्या है, दोबारा पोल्यूशन बढ़ रहा है। साथ में ग्लोबल नॉर्थ हाई कंजम्पशन एंड ग्लोबल सप्लाई चेन, जो ग्लोबल नॉर्थ है, यूरोप है एंड अमेरिका है, उसकी वजह से क्या बोल रहे हैं कि वो डेवलप्ड नेशंस हैं एंड उनकी वजह से जो सप्लाई वैल्यू, सप्लाई चेन बढ़ रही है, तो वो जो उसका बर्डन है वो कौन भर रहा है, ग्लोबल साउथ बढ़ रहा है। वो पोल्यूशन, वो इकोलॉजिकल बैलेंस किसका बिगड़ रहा है, ग्लोबल साउथ का। तो इंडिया की पोजीशन अगर हम देखें, वैसे तो देखो इंडिया का जो कार्बन पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत कम है, 1.9 है इन कंपैरिजन टू दी यूएसए। यूएसए का तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हमें कार्बन फुटप्रिंट देखने को मिलता है। देन द पुअर बियर द ब्रंट ऑफ पोल्यूशन एंड क्लाइमेट शॉक। ऑब्वियसली जो ये पोल्यूशन की वजह से या एनवायरमेंट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी इफेक्ट आता है वो किसकी फॉर्म में आएगा, डिसरप्टिव वेदर पैटर्न्स में देखने को मिलेगा, ह्यूज थंडरस्टॉर्म्स देखने को मिलेंगे, साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे, फ्लड्स है, ड्रॉट्स है। अब इसका जो बर्डन है, ऑब्वियसली द रिच इज नॉट गोइंग टू बियर दैट बर्डन बिकॉज रिच इज सेफ एंड द पुअर हैज टू डील विद ऑल दिस क्लाइमेट चेंज, जिनका पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट में मे भी हिस्सा भी ना हो, लेकिन उनको क्या करना पड़ रहा है, उसका जो ब्रंट है वो झेलना पड़ रहा है, उसकी जो मार है वो झेलनी पड़ रही है। वेदर इन दिल्ली स्मोक चॉक्ड स्लम्स या ड्रॉट स्ट्राइकन विलेजेस इन महाराष्ट्र, तो जो हर्जाना है वो किसको भरना पड़ रहा है, पुअर को ही भरना पड़ रहा है। येट इंडिया इज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ द एनवायरमेंटल डैमेज, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं हिस्टोरिकली उन्होंने इतना एमिशन किया है, इतना पोल्यूट किया है, तो जिसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी एमिट करी है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्या है, बढ़ती हुई ही जा रही है। अब ये देखने को मिल रहा है, पहले तो देखो बात हो रही थी कि 2 डिग्री सेल्सियस से हम क्या है, जो इंटरनेशनल जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर है, अर्थ का टेम्परेचर है, उसको हम कम करेंगे, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद जो स्मॉल आइलैंड्स का जो एक ग्रुप है, उसका अलायंस है, उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही हम अपना टारगेट रखें, हम 2 तक ना जाएं, क्योंकि डिवास्टेटिंग जो इंपैक्ट आने वाला है वो मेजर कॉन्टिनेंट्स पे नहीं आएगा, वो किस पे आएगा, आइलैंड्स पे आएगा, मेजर कंट्रीज पर नहीं आएगा, आइलैंड्स पर आएगा। सो दैट इज व्हाई दे सेड कि 1.5 डिग्री सेल्सियस ही हमारा क्या होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए।
देन 1.5 डिग्री सेल्सियस पे एम कर रहे हैं, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो हम अभी चले जाएंगे 2030 तक, क्योंकि जिस हिसाब से 2023-2024 को वार्मेस्ट ईयर बोला जा रहा है, तो वी आर होपिंग कि अब आगे आने वाले समय में यस द ग्लोबल वार्मिंग जो आपकी टेम्परेचर है अर्थ का प्री इंडस्ट्रियल लेवल से अब बढ़ने वाला है. मे बी इट माइट नॉट बी पॉसिबल, वी आर नोवेयर नियर टू अचीविंग द गोल ऑफ लिमिटिंग द टेम्परेचर राइज ऑफ द अर्थ बाय 2 डिग्री सेल्सियस. 2100 तक हमें जो एंड ऑफ द सेंचुरी है तब तक हम चाहते हैं कि जो ऑन एन एवरेज राइज हो वो 1.5 से कहीं 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहे. लेकिन जो 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज है वो तो हम फर्स्ट क्वार्टर में ही देखने को हमें मिल गया है. अब पता नहीं आगे कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा. इससे जो ऊपर आर्टिकल है वो भी इस बारे में बात करता है कि मे बी ये हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है, बिकॉज मे बी जो इम्पैक्ट है वो एग्जैक्टली ऐसा ना हो, क्योंकि देखने को मिलता है कि जैसे 2 साल बहुत गर्म होते हैं, बहुत हाई हीट होती है, तो अगले ही साल हमें उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जस्ट लाइक वी आर सीइंग इन द 2025. बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट द हीट वेव्स, वी मस्ट नॉट फॉरगेट द थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन्स, दे आर आल्सो द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, दे आर आल्सो इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, राइट. तो यहाँ पर बोला जा रहा है व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करना चाहिए हमें. मीनिंगफुल रिस्पॉन्स दिया जाना चाहिए जिसमें कि अकाउंटेबिलिटी हो ऐसे नेशन से जिन्होंने ड्रास्टिकली हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा एमिशन किया है. वेल्दी नेशन मस्ट ड्रास्टिकली कट एमिशन, जिन्होंने पहले ये एमिशन ग्लोबल वार्मिंग को स्टार्ट किया है उनको तो बहुत ज्यादा अपने टारगेट्स को अचीव करने की जरूरत है. ड्रास्टिकली उनको एमिशंस यहाँ पर कट करने की जरूरत है. प्रोवाइडिंग क्लाइमेट फाइनेंसेस, आउटसोर्सिंग डर्टी इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस दिए जाने चाहिए. एंड स्टॉप करना चाहिए डर्टी इंडस्ट्रीज को आउटसोर्स करने में, कि दूसरे देशों में जाके आप गंदगी फैलाइए, दूसरे देशों में आप जाके पोल्यूशन कीजिए, यहाँ हमारे डेवलप्ड वेल्दी नेशंस में नहीं होना चाहिए. इसको अब स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जानी चाहिए. एंड इकोलॉजिकल कंसर्न्स को भी एग्जाम्पल मतलब इकोलॉजिकल कंसर्न्स को भी माइंडसेट में रखना चाहिए. कॉर्पोरेशंस, ऐसे कॉर्पोरेशन, ऐसे कॉर्पोरेट कल्चर्स, ऐसे इंडस्ट्रीज जो कि ग्रीन पॉलिसी के साथ एडियर ना करे, ग्रीन पॉलिसी के साथ मिलके ना चले, ऐसे कॉर्पोरेशंस को यहाँ पर फंक्शन करने से ही रोक दिया जाना चाहिए, राइट. दे शुड नॉट बी अलाउड टू ट्रेड इन द मार्केट एंड क्रिएटिंग सच प्रोटोकॉल्स विल पेव अ वे टू सिस्टमैटिक चेंज. जब ये प्रोटोकॉल्स, जब ये अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश होगी तभी जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो चेंज होगा एनवायरमेंट में वो हमें देखने को मिलेगा. सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी एनकरेज्ड विद अ शिफ्ट टुवर्ड्स लो कार्बन लाइवलीहुड्स होनी चाहिए. साथ में इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर होना चाहिए, एक ही मोनोकल्चर नहीं एस्टैब्लिश होना चाहिए. एंड कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन, किसी एक इंसान से नहीं होगा कंजर्वेशन, किसी एक कंट्री से नहीं होगा. कम्युनिटी, जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, ग्लोबल कम्युनिटी है, उन सबको साथ में मिलकर यहाँ पर क्या है कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी जाके जो क्लाइमेट चेंज है उसको हम रोक पाएंगे. सो दैट्स ऑल इन दिस video, this discussion. Like this video, share the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.